अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है और इसमें हमने डिस्कस करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। BOT भी इसको लिखा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक ब्रॉडर लेवल पर डिस्कस किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसी पार्ट को हमने डिस्कस करना है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसकी डेफिनेशन है, इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री की जो इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का बैलेंस उसको कहा जाता है कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स, चाहे वो पब्लिकली हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो कितनी दूसरे फॉरेन कंट्री से ट्रेड कर रही हैं। उसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें एक्सपोर्ट्स भी शामिल हैं। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स किन चीज़ों की जाती है? हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। तो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिस्कस करते हुए ये देखना है कि गुड्स और सर्विसेज की जो इंपोर्ट्स है वो कितनी है किसी कंट्री की, और गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स कितनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट वर्सेस ट्रेड सरप्लस। तो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस में ये फ़र्क होता है कि ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री की इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज़ कर जाएं उसकी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, यानी एक कंट्री के रेजिडेंट्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री से, जबकि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज की उनकी कम है, तो इस तरह का जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। तो इसी तरह अगर किसी कंट्री की जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर जाएं, जबकि इंपोर्ट्स उनकी कम हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फिर इस तरह का ट्रेड बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, वो सरप्लस तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, सिंपल एक फार्मूला है बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, कि एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, यानी किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो माइनस कर देते हैं उसमें से इंपोर्ट्स, यानी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने फॉरेन कंट्री से ली हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का उसकी वैल्यू को जाहिर करेगा। ट्रेड डेफिसिट इंडिकेट क्या करता है जी? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी कंट्री ने इंपोर्ट्स की हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स की हैं कम। किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा मिकदार में जो है वो इंपोर्ट करता है, जबकि कम मिकदार में वो एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज़ को, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। और ट्रेड डेफिसिट क्या शो करता है? नंबर 1 वीक इकोनॉमी, नंबर 2 लो प्रोडक्शन, नंबर 3 ओवर रिलायंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, नंबर 4 local producers have weak foreign markets, नंबर 5 lack of skilled workers, नंबर 6 lack of technology, एंड नंबर 7 जो है वो हाई लोकल डिमांड अगेंस्ट लो लोकल प्रोडक्शन, जो इन्फ्लेशन को ज़ाहिर करता है। अगर ट्रेड डेफिसिट है किसी कंट्री में, वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो उनकी वीक इकोनॉमी को शो करता है, यानी उस इकोनॉमी उनकी इतनी वीक है कि उनकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत कम है, और उनका प्रोडक्शन लेवल कम है तो इसका मतलब है वो एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो लोकल डिमांड को भी मीट कर सकते हैं, और जो फालतू चीज़ें उनके पास होंगी वो ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट भी फॉरेन कंट्रीज़ को कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट उनकी इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह जो है ये भी कहा जा सकता है कि जो ट्रेड डेफिसिट ये शो करता है कि किसी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं वो रिलाई ज़्यादा कर रहे हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, जबकि वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। यानी एक जो वीक इकोनॉमी होती है, ये इसकी इंडिकेटर है कि अगर आपके रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और आपके लोकल प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा कंट्री। इसी तरह 4 पॉइंट लिखा हुआ है कि लोकल प्रोड्यूसर्स हैव वीक फॉरेन मार्केट्स। ट्रेड डेफिसिट में ये भी चीज़ आती है कि जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके प्रोडक्शन है लोकल, वो आपकी जो मार्केट्स हैं फॉरेन मार्केट्स उनकी वीक है, यानी वहाँ पर उनकी डिमांड कम है। आपकी प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की दूसरे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी जो मार्केट है फॉरेन मार्केट वो वीक हो जाती है। बाहर के मुल्कों में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, आपकी सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकल प्रोड्यूसर जो हैं, अगर ट्रेड डेफिसिट है किसी कंट्री के अंदर, तो लोकल प्रोड्यूसर्स उनकी जो फॉरेन मार्केट्स हैं वो वीक हैं, उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम है, जबकि अगर उनको कंपेयर किया जाए बाहर के कंट्रीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके साथ। नंबर 5 है ट्रेड डेफिसिट। ये भी शो करता है कि जो आपके पास लेबर है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। अगर स्किल लेबर हो, लेबर की स्किल अच्छी हो, तो उनकी प्रोडक्शन हाई लेवल की होगी। तो हाई लेवल की प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, आपकी मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह जो है वो 6 पॉइंट लिखा हुआ है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आजकल प्रोडक्शन हो रही है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की बेस पर हो रही है। अगर आपकी प्रोडक्शन कम है, आप फॉरेन मार्केट्स आपकी वीक हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी कम है, टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर है, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। प्रोडक्शन रिड्यूस होगी या उस लेवल की प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते जो कि फॉरेन मार्केट्स आप जो उसको गेन कर सकें और वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स जो है उनकी सेल हो सके। इसी तरह जो है वो हाई लोकल डिमांड जो है वो अगेंस्ट लो लोकल प्रोडक्शन। वैसे अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं और आपकी जो लोकल डिमांड है वो जस्ट इतनी है कि आप अपनी लोकल डिमांड को ही मीट कर सकते हैं, तो ये शो करता है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन भी है। यानी आपकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन जो है वो लोकल डिमांड को मीट करने के काबिल नहीं है। तो जब लोकल डिमांड ही आपकी मीट नहीं हो रही तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर के कंट्रीज़ में। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो किसी भी कंट्री की वीक इकोनॉमी को शो करता है, और यहाँ पर इसके 7 पॉइंट्स में इसको हाईलाइट किया गया है कि आपके ट्रेड डेफिसिट इन चीज़ों को भी ज़ाहिर करता है किसी भी कंट्री के। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रेड सरप्लस है, वो बिल्कुल जो 7 पॉइंट्स हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल हैं। अगर आपकी कंट्री में ट्रेड सरप्लस है यानी आपकी एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा हैं इंपोर्ट से, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आपके मुल्क में हाई प्रोडक्शन है। यानी हाई प्रोडक्शन है, आपकी डिमांड लोकल डिमांड जो है आप उसको मीट कर रहे हैं, और लोकल डिमांड मीट करने के बाद आप चीज़ों को बाहर सेल करने के काबिल भी हैं। आप अपनी सर्विसेज भी बाहर सेल कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन भी बाहर सेल कर रहे हैं, और प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के जो आपके रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, वो बाहर के कंट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है उस पर रिलाय कम कर रहे हैं, जबकि अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद है कि आपके पास जो है वो लोकल प्रोड्यूसर्स हैव स्ट्रॉन्ग फॉरेन मार्केट्स। ऑटोमेटिकली अगर आपकी प्रोडक्शन आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन मार्केट्स आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, और फॉरेन मार्केट्स में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू दी जाती है। और आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है तो इट मीन्स कि आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी की बेस पर प्रोडक्शन आपकी अच्छी हो रही है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो फॉरेन मार्केट्स आपकी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड 7 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई प्रोडक्शन अगेंस्ट लो लोकल डिमांड। लोकल डिमांड जितनी भी है आपकी प्रोडक्शन उसके मुकाबले में ज़्यादा है, और ज़्यादा प्रोडक्शन के नतीजे में ही आप एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं। तो ये एक ट्रेड सरप्लस जो है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को वो स्ट्रॉन्ग होने को इंडिकेट करता है। लास्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो एक्सचेंज रेट होता है वो किस तरह उसको इंडिकेट करता है, वो उस पर अफेक्ट क्या करता है। ऑटोमेटिकली अगर किसी भी कंट्री की हम करेंसी की बात करें, अगर करेंसी किसी कंट्री की अप हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है बाहर की करेंसी के मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। उनकी वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब ये होगा कि आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर आपकी कंट्री की करेंसी जो है वो एक्सचेंज रेट कम है, आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, जो इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में आपकी जो मुल्क की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो लेवल पर जा सकती हैं। तो एक्सचेंज रेट का बैलेंस ऑफ ट्रेड पर बड़ा गहरा असर होता है कि अगर आपकी करेंसी की एक्सचेंज रेट ज़्यादा अच्छा है, आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ये आज का टॉपिक था बैलेंस ऑफ ट्रेड का, हमने जस्ट इसका नो हाउ दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसको मज़ीद हम रिवाइज़ कर सकें। थैंक यू।